परछाई एपिसोड 152। अब आगे। अर्नव को समायरा की बात समझ नहीं आती। वो कंफ्यूज होकर कहता है, समायरा जब तुमने सुहानी और उस अघोरी के बारे में पता किया तो तुम्हें क्या पता चला? समायरा कहती है, यहाँ से जाने के बाद मैं कैलाश पर्वत के उसी गुफा में गई थी जहाँ वो अघोरी और उनके बाद उनके शिष्य रहते थे। मुझे उनसे विवेक के बारे में कुछ बात करना था, लेकिन मुझे वहाँ उस अघोरी के शिष्य नहीं मिले जिन्होंने भैरवनाथ को मारने के लिए वो कतार दिया था। उनके शिष्यों ने बताया कि वो कहीं गए हुए थे। वहाँ उनका एक बहुत पुराना शिष्य था जो उस वक्त भी मौजूद था जब राघव सुहानी को उस गुफा में लेकर गया था। अर्नव बड़े ध्यान से समायरा की बातें सुन रहा था। समायरा आगे कहती है, उसने मुझे बताया कि वो अघोरी कई सालों से सुहानी का ही इंतजार कर रहे थे। उनकी समाधि का वक्त तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन वो अपनी समाधि से पहले सुहानी से मिलना चाहते थे। समायरा की बात पूरी होते ही अर्नव हैरानी से कहता है, लेकिन राघव ने तो ऐसा कहा था कि अगर वो सुहानी को टाइम पर कैलाश लेकर नहीं जाता तो वो अघोरी समाधि ले लेते। समायरा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं था, वो अघोरी खुद सुहानी का ही इंतजार कर रहे थे। अर्नव बौखलाहट के साथ कहता है, लेकिन क्यों? और अगर ऐसा था तो राघव ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? समायरा कहती है, इसका जवाब तो सिर्फ राघव ही दे सकता है। वैसे है कहाँ वो? अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, पता नहीं, वो तो उसी टाइम से गायब है जब हम उन अस्थियों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। दूसरे कलश की अस्थियां डिस्ट्रॉय करने के बाद वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली गया था और वापस ही नहीं आया। समायरा अपनी जगह से उठते हुए कहती है, मतलब साफ है, वो अंडरग्राउंड हो चुका है। समायरा के ऐसा कहने के बाद वो दोनों खामोश हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। कुछ देर बाद समायरा कहती है, क्या तुम अपना सोर्स लगाकर उसे ढूंढ नहीं सकते? अर्नव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, राघव के बारे में हमें सिर्फ वही बात पता है जो उसने खुद बताया था। उसने पहले ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गायब कर दी थी। मुझे पहले भी उस पर शक हुआ था, इसलिए मैंने उसकी इन्फॉर्मेशंस निकालने की कोशिश की थी, पर मुझे कुछ मिला नहीं। तुम सबको उस पर भरोसा था, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हाँ, मैं उसे ढूंढने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। समायरा सुहानी की बताई बातों को याद करते हुए कहती है, कितनी अजीब बात है, सुहानी के माँ बाप, विवेक के माँ बाप, जो भी उस समय उस मृदुला के खिलाफ था, उसकी मौत हो गई, लेकिन राघव के साथ कुछ नहीं हुआ। और वो महेश सक्सेना का सबसे करीबी भी था। अगर यशवंत दीवान उस रात सुहानी को कश्मीर लेकर ना जाता तो? अर्नव समायरा को हैरानी से देखते हुए कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि महेश सक्सेना के साथ जो भी हुआ उसमें राघव का भी हाथ हो सकता है? समायरा संजीदगी से अर्नव को देखते हुए कहती है, मुझे युवराज से मिलना पड़ेगा। दोपहर के 2 बजे थे। विक्रांत एक रेस्तरां में सुहानी का इंतजार कर रहा था। विक्रम अपने टेबल पर रखी वाइन की एक ग्लास को घूरते हुए बार बार उसे अपनी उंगली के एक नाखून से धीरे धीरे मार रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। तभी उसकी नज़र अपने सामने जाती है। सामने सुहानी विवेक के साथ उसकी तरफ ही आ रही थी। सुहानी को देखते ही विक्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। विवेक का सुहानी के साथ आना विक्रम को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। सुहानी के पास आते ही विक्रम अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और एक स्माइल के साथ सुहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस सक्सेना। सुहानी भी विक्रम से हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो मी राठौर। विक्रम सुहानी का हाथ पकड़े हुए ही कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ इस मीटिंग का ही वेट कर रहा था। सुहानी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, सेम हियर। सुहानी की कोशिश करने के बाद भी विक्रम सुहानी का हाथ नहीं छोड़ रहा था। वो बस एकटक सुहानी के चेहरे को ही देख रहा था। सुहानी अपनी आंखों से अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मी राठौर, मेरा हाथ। सुहानी के ऐसा कहने पर विक्रम उसका हाथ छोड़ देता है। सुहानी विवेक की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मी विक्रम, मीट माई बिजनेस पार्टनर विवेक चतुर्वेदी। विक्रम बिना विवेक से हाथ मिलाए उससे कहता है, हेलो मी चतुर्वेदी। विवेक भी एक स्माइल के साथ विक्रम को जवाब दे देता है। विवेक को विक्रम कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो तीनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। विक्रम के चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी और वो फिर से वाइन की उसी ग्लास को देखने लगता है। विक्रम उस ग्लास को उसी तरह अपनी एक उंगली के नाखून से और भी धीरे से हिट करता है। उसके ऐसा करने पर इस बार वो ग्लास क्रैक हो जाता है। ये देखकर विक्रम के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने मन में कहता है, क्या बात है,
मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा कमाल है। तभी सुहानी थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है, सॉरी मी राठौर, हम आपके साथ ये डील साइन नहीं कर सकते। सुहानी के ऐसा कहते ही विक्रम के चेहरे की वो स्माइल गायब हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। विक्रम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, मिस सुहानी, आपके कहने का क्या मतलब है? हमारे बीच सब कुछ फाइनल हो चुका है और आज हमें ये डील साइन करना है। आप लास्ट मोमेंट पर ऐसे मना नहीं कर सकती। सुहानी विक्रम को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, मी राठौर, किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैं ये डील साइन नहीं कर सकती। विक्रम गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, कहीं ये पर्सनल रीजन आपकी नई शादी तो नहीं? विक्रम को ऐसे रिएक्ट करते देख विवेक उससे कहता है, मी राठौर, हमारी पर्सनल रीजन जो भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी तक हमारे बीच सिर्फ वर्बल कन्वर्सेशन हुआ था, हमने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया है, इसलिए हम इस डील से पीछे हट सकते हैं। विक्रम गुस्से से विवेक को देखते हुए कहता है, और तुम हो कौन जो हमारे के बीच में बोल रहे हो? भीख में मिले शेयर से कोई पार्टनर नहीं बनता। विक्रम के ऐसा कहने पर सुहानी का गुस्सा सातवें आसमान पर आ जाता है। वो अपनी जगह से उठते हुए गुस्से में कहती है, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से ऐसे बात करने की? एक बात आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि सक्सेना इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में मेरे दोनों दोस्तों का उतना ही हाथ है जितना कि मेरा। इनके पास जो भी है वो इन्होंने अर्न किया है, समझ आया आपको? और एक बात, अभी तक मुझे बुरा लग रहा था कि लास्ट मोमेंट में मैंने आपके साथ ये डील कैंसिल कर दिया, लेकिन थैंक्स टू यू, क्योंकि अब मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। आप जैसे इंसान के साथ मुझे कोई काम करना ही नहीं है। विक्रम अपनी जगह पर बैठे सुहानी को गुस्से से देख रहा था और विवेक वहीं शांत खड़ा था। सुहानी विवेक की तरफ देखते हुए कहती है, विवेक चलो यहाँ से। इससे पहले कि सुहानी वहां से आगे बढ़ पाती, विक्रम उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम ये डील साइन किए बिना कहीं नहीं जा सकती। विक्रम के ऐसा करने पर सुहानी उसे गुस्से से देखने लगती है। सुहानी से कुछ ही दूर रॉबिन ये सब देख रहा था। वो फौरन सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। रॉबिन के वहां से पहुंचने से पहले विवेक विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लेता है। जैसे ही विवेक विक्रम को छूता है, विक्रम के हाथ से सुहानी का हाथ छूट जाता है। विक्रम के चेहरे पर जो गुस्सा था अब वो हैरानी में बदल जाता है। विक्रम हैरानी से विवेक को देखने लगता है। विवेक भी गुस्से में कहता है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है जिसे मैं माफ कर रहा हूँ। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। विवेक को गुस्से में देखकर सुहानी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, विवेक चलो यहाँ से। सुहानी की बात सुनकर विवेक सुहानी के साथ वहां से चला जाता है और विक्रम विवेक को जाते हुए देखता रह जाता है। विक्रम सामने देखते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब भैरवनाथ को इस लड़के ने मारा था, लेकिन उसने तो मृत्युंजय साधना की थी, उसे कोई नहीं मार सकता था सिवाय उसके गुरु के। और अगर इस लड़के ने उसे मारा भी है तो अब तक ये जिंदा कैसे है? इसका मतलब, ये कहकर विक्रम खामोश हो जाता है। शाम हो चुकी थी। निशा ऑफिस से वापस युवराज के घर आ चुकी थी। वो लिविंग एरिया को पार करके सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। निशा आगे बढ़ते हुए खुद से कह रही थी, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टोरी की हीरो तो मैं ही हूँ। अब देखो, कैलाश जाने का आइडिया तो मेरा ही था ना, जिसकी वजह से हम भैरवनाथ को मार पाए। सुहानी की शादी में सबके मना करने बाद भी मैंने ही फोटोज लिए थे, जिसके कारण हम आज यहाँ हैं। और उस साय की साधना भी मैंने ही तोड़ी है। जो काम इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो भी मैंने आसानी से कर दिया। देखना, ये सब कोशिश ही करते रह जाएंगे और उस साय को मैं ही मार दूंगी। ये कहते हुए निशा अपनी ही धुन में आगे बढ़ते जा रही थी, तभी उसके कदम अपनी जगह पर रुक जाते हैं। निशा अपने आसपास बड़ी हैरानी से देखने लगती है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। निशा अपने एक हाथ से अपने कान को मारते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? ये कहते ही निशा फिर से घबराते हुए अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। तभी निशा शांत होकर अपनी जगह पर रुक जाती है और उस आवाज पर फोकस करने लगती है। निशा उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर अंदर एक रूम की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में निशा एक रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। उस रूम का दरवाजा बंद था। निशा उस दरवाजे को हाथ लगाते हुए कहती है, क्या वो आवाज यहीं से आ रही थी? निशा यही सोच रही होती है,
तभी उसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज़ सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आवाज़ सुनकर निशा की आंखें घबराहट से बड़ी हो जाती है और वो डर से कांपने लगती है। वो आवाज़ सुनकर निशा समझ जाती है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। निशा डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। अब उसके सामने युवराज खड़ा था, जो उससे गुस्से से घूर रहा था। निशा एक नज़र युवराज के चेहरे को देखती है और फिर डर से अपनी नज़रें झुका लेती है। युवराज फिर से उसी अंदाज में कहता है, मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज की आवाज़ से निशा का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो डर से हनकलते हुए कहती है, वो जी जीजू मैं मेरा मतलब ये युवराज सर, मुझे या। निशा इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। युवराज निशा को घबराते देखकर अपना गुस्सा थोड़ा शांत करता है और फिर कहता है, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, आराम से कहो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निशा अभी भी डर से हकलाते हुए कहती है, वो मुझे इस कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं यहाँ चेक करने के लिए आई थी कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। निशा के ऐसा कहते ही युवराज का चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो खुद को शांत दिखाते हुए कहता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। युवराज के ऐसा कहने पर निशा अपनी पूरी स्पीड से वहां से जाने लगती है। तभी उसे फिर से युवराज की आवाज़ सुनाई देती है, रुको। निशा अपनी जगह पर रुक जाती है लेकिन डर से पीछे मुड़कर नहीं देखती। युवराज भी बिना पीछे पलटे कहता है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे घर में बिना परमिशन के इधर उधर घूमता रहे, ये बात याद रखना। युवराज की बात खत्म होते ही निशा फिर से उसी स्पीड से भागते हुए वहां से चली जाती है। निशा के जाने के बाद युवराज उस रूम के अंदर चला जाता है। उस रूम में एक कबर्ड था। युवराज उस कबर्ड को खोलता है। वो कबर्ड एक दूसरे कमरे का दरवाजा था। युवराज उस कबर्ड को पार करके उस कमरे के अंदर चला जाता है। उस कमरे में पद्मिनी बेड पर लेटी थी। युवराज पद्मिनी के पास जाकर उसे बड़े गौर से देखने लगता है। पद्मिनी अभी भी बेहोश थी। पद्मिनी को देखते हुए युवराज कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पद्मिनी तो बेहोश है, तो फिर निशा को यहाँ किसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी? रात के 9 बजे थे। एक वाइट कलर की ऑडी कार शिमला की सुनसान सड़क पर चल रही थी। कल रात हुई उस मौत की वजह से आज फिर से रात को शिमला की सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उस कार को 27-28 साल का एक लड़का ड्राइव कर रहा था। इस वक्त तेज बारिश हो रही थी और उस लड़के को सामने कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी कार के सामने आ गया हो और वो फौरन अपनी कार का ब्रेक दबा देता है। वो लड़का गुस्से में अपनी कार से बाहर निकलकर कहता है, तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती क्या? अगर मरना है तो। वो लड़का इतना कहकर खामोश हो जाता है। उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर जाती है जो उसकी कार के सामने आई थी। वो लड़की ब्लैक ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लड़के की नज़र उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। लड़की धीरे धीरे चलते हुए उस लड़के के पास आती है। लड़के की नज़र उस लड़की पर जम सी गई थी। वो दोनों इस वक्त बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। लड़की उस लड़के से कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ कह रहे थे? वो लड़का उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम कौन हो और इस वक्त इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बस रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम कुछ और भी कर सकते हैं। उस लड़की की बातें सुनकर लड़के के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद वो दोनों उस ऑडी कार के अंदर चले जाते हैं। उस कार के अंदर की लाइट्स बंद थी लेकिन हेडलाइट अभी भी ऑन थी। उस अंधेरी रात में बारिश के बीच वो कार बीच सड़क पर खड़ी थी। बीच बीच में वहां तेज बिजली चमक रही थी जो एक पल के लिए पूरे जंगल को रोशन कर देती थी। कुछ ही पलों में वहां एक लड़के के चीखने की आवाज़ आती है और इसके बाद वो लड़की उसी स्माइल के साथ कार से बाहर आ जाती है। बाहर निकलने के बाद वो पीछे मुड़कर एक नज़र कार के अंदर देखती है। अब उस कार के अंदर कोई भी नहीं था। आगे की स्टोरी के लिए कल का इंतजार कीजिए।